नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है वो दो मेन इशू जो हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लाहौर से जनाब असदकाई साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे, और हमारे साथ डॉक्टर हामिद ख़ान अल मशरकी जो हैं उन्होंने भी वादा तो किया है वो आएंगे। देखें वो भी आते हैं या नहीं। बहरहाल हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पहले पेश करूंगा, उनको देखिएगा और फिर आप भी ज़रा सोचिएगा इनको। जी, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी अब घूमने फिरने लग पड़े हैं, बीमारी कम हो गई है, उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी माशाल्लाह इम्प्रूव हो गए हैं। और ये डार साहब हैं लेटे हुए, इनकी कमर में हमेशा दर्द रहता है और अब भी ये चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। सलमान शहबाज साहब जो हैं वो सऊदीया जाएंगे और फिर यकीनन पाकिस्तान आएंगे, और ये सारी तैयारियां जो हैं हो रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हमेशा बैक में दर्द रहता था, उनका दर्द भी अब लगता है चला गया है। तो सुनिएगा ज़रा आगे ये क्या कहते हैं नवाज जावेद शरीफ साहब। ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं है। जी, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर आजकल पाकिस्तान में सही इलाज कर रहे हैं। इनका ये तंज था या क्या, कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जल्द वापस आएंगे। लेकिन जहाँ तक नवाज साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, उनकी जो बीमारी है वो तो लास्ट ईयर उनकी बेटी ने कहा था कि आप आज हमें इंसाफ दिलवाएं, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। ज़रा सुनिएगा। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से जी, मैं उनको शाम की फ्लाइट से वापस बुला लेती हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पिछले साल से वो माशाल्लाह सेहतयाब थे। बहरहाल जो कारकुन है ना, जो रहनुमा हैं कई नवाज शरीफ साहब के, वो मोहब्बत में बड़ी दूर निकल जाते हैं। ज़रा ये क्लिप सुनिएगा और देखिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। बड़ी हैरत होती है ये। नारे के साथ हज़ारे जत्ती। सर आपको सलाम है, आपको मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, लेकिन माजरत के साथ आप नवाज शरीफ साहब को लेने जा रहे हैं, को हज के लिए नहीं निकले कि आप हज पे जाते हुए वफात होगी तो हज कबूल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। आप एक अहम आदमी को लेने जा रहे हैं, प्लीज उसको दो बातों को अलग अलग रखें। हज से बड़ा काम है ये, हज से बड़ा काम है ये। मुल्क और मैं नहीं सुनना चाहता ये बात। हज से बड़ा कोई काम नहीं जी, हज से बड़ा काम है। चलें, उनके लिए होगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस हद तक ये निकल जाते हैं। बहरहाल अब आते हैं थोड़ा पीटीआई की तरफ। पीटीआई के जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने इस्तीफे जो हैं वो लिख के दे दिए हैं। ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे दिए हैं, तहरीरी इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंच गए हैं। अब असेंबली का जो स्टाफ है उन्हें चाहिए फौरी तौर के ऊपर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन में भेजें। वो क्यों रख के बैठे हुए हैं? और अगर आप इस तरह से समझते हैं कि इस्तीफे डिले करके कोई ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा, क्राइसिस खत्म नहीं होगा। जी, उन्होंने कहा कि हमने लिख के इस्तीफे जो हैं वो जमा कराए हुए हैं। अब जो असेंबली का स्टाफ है वो इस पर एक्शन ले। लेकिन जो ही ये बयान उन्होंने दिया तो एयाज सादिक साहब जो हैं वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है बहुत सारे पीटीआई के ऐसे कारकुन हैं और ऐसे एमएनएज हैं जो इस्तीफा नहीं देना चाहते, और अगर असेंबली के स्टाफ ने कुछ गलत काम किया तो उनको भुगतना पड़ेगा। सुनिएगा। पीटीआई से इलेक्टेड मेंबरान थे, वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे जबरदस्ती ला के जमा कराए गए हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त डिप्टी स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली अमले को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो ये इस्तीफे कबूल करें। मैं नेशनल असेंबली के स्टाफ को ये बावर कराना चाहता हूँ कि कोई चीज अगर आप इल्लीगल करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी, अगर कोई चीज़ आप इल्लीगल करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज तो ये खबर आ रही है कि
सूरी साहब जो हैं, कासिम सूरी साहब जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए हैं। अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जो पेशावर का जलसा था माशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा था, कोई माने या ना माने बहुत कामयाब जलसा था और इसकी एक झलक जो है मैं वो आपको दिखाता हूँ। जी, कैमरे की आँख ने आपको दिखाया कि वाक़ई वहाँ लोग जो हैं वो बहुत तादाद में पहुँचे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े। जी, ये तो एक आवाम का जो है वो तासर है और बहुत लोग जो है वो जलसे में शामिल हुए। आईएसपीआर जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, उस पे थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में न घसीटें, हमें इन मामलात से बाहर रखें और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है कि हमने कोई मुदाखलत की है, तो सामने लाए। बहुत सारी जो बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर उस हवाले से इन्होंने ये बात की है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरों के जाली ऑडियो बनाकर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। इसका भी उन्होंने सख्त नोटिस लिया है और वो कह रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, हम उन तक पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं, बैरून मुल्क से भी ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। एक बड़ी बात उन्होंने आज की वो ये कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से जनाब असद काज़ी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं, ठीक हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक़्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें आज पहली बार प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है? जी, जी। और डॉक्टर हामिद खान साहब जो हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी, असद काज़ी साहब आपकी तरफ पहले आऊँगा, आप क्या कहेंगे? आज बहुत सारा मैंने इंट्रो भी दिया है। आप क्या कहेंगे कि आर्मी ने तो हाथ पीछे खींचा हुआ है, वो तो कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं, हमने किसी चीज़ में मुदाखलत नहीं की। लेकिन जो बीबीसी ने जो खबर दी थी उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी है। क्या कहेंगे कि जो लोग तासर लिए हुए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें हैं कि उन्होंने मुदाखलत की है, तो आप क्या इस बारे में कहेंगे? मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाह रहा था। आपने जो बीमारियों का ज़िक्र किया, हमारे जो भगौड़े सियासतदान हैं यहाँ से गए हुए हैं, उनकी जितनी कारकर्दगी है, वो जितना बोलते हैं उतना एक्सपोज़ होते हैं। तो बहरहाल अब सोशल मीडिया हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, आपको किसी चीज़ से कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं रहती। अब आ जाते हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखें, फ़ौज ने एक ऐलान किया आज, बल्कि ये चीज़ वाज़ेह की कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटे। लेकिन फौज तो रही आज तक सियासत के अंदर और आज भी जो जितनी बात हुई है वो सियासी ही हुई है। और मैं तो आप डॉक्टर साहब से थोड़ी सी क्योंकि हर बंदा सीखता रहता है, कुछ सीखने के लिए हम इनसे पूछेंगे कि जब सारे इदारे आजाद हैं, आजाद फैसला करते हैं, तो जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो जो इदारे इंडिपेंडेंट हैं उनके अंदर तो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उनके फैसले करने में वो आजाद हैं। हमारी जो फौज है वो किसके मुताहत है? अगर वो कुछ फैसला करते हैं, उनसे कोई राय लेता है या जो लेटर लिखा गया है उस लेटर के अंदर उनसे डिमांड की गई है कि आप इस हुकूमत को हटाएं, तो मतलब ये क्या मदर है, रियासत की माँ है जो इस सारी की जिम्मेदारी लेती है और यही रिस्पॉन्सिबल है, जो आला ओहदे हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका असद भाई। डॉक्टर साहब आपका सवाल असद काज़ी साहब ने ही कर दिया है माशाल्लाह। मैं उनको आज टाइम देना चाह रहा हूँ, हमारे लिए वो मोहतरम है और मैं चाह रहा हूँ कि आज डॉक्टर साहब से ज्यादा टाइम हम लें। जी बिल्कुल, बहुत मोहब्बत है आपकी। जी जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। जी, बात ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तारीखी तौर पर हमने 4 मार्शल लॉ खुद झेले हैं और उसकी वजह से अगर आज कोई कहता है कि फौज का ताल्लुक नहीं है, अमल दखल नहीं है,
तो मैं, आप या जावेद साहब, हमारे लिए ना ये मानना काफी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह हमारी हिस्ट्री भी है और उसकी वजह बहुत सारे सियाक व सबाक हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपने बड़ी अहम बात कही कि वाकई इस लेटर के हवाले से कौन इसको कहेगा, फौज का भी एक डिसिप्लिन है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम करती है। और वो इंटरेस्टिंग क्लेम ये है जो कि 100% हकीकत पर मबनी है मेरे नजदीक, कि जी फौज के अंदर एक तरह से सेल्फ, आप समझिए कि जिस तरह अदालत में 100 मोटो है ना, तो फौज के अंदर भी एक तरह इसी तरह का सिस्टम है जिसके तहत वो चीजें खुद टेकअप करते हैं और उस सिस्टम के अंदर जो चीज भी आती है उसके अंदर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाते हैं। अब इसी तरह ये जो खत का मामला है या मुल्की मामलात हुए हैं, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि फौज का ये कहना कि जी वो न्यूट्रल रहे हैं या न्यूट्रल हैं, उससे बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि जी वो मुल्क की जो सलामती है उसके जिम्मेदार हैं, वो सियासत के जिम्मेदार नहीं है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि जब मेरे लिए फौज या नवाज शरीफ के लिए फौज अच्छी है तो फौज को बढ़ बढ़ के कहते हैं जी आए जी हमारे मामला ठीक कराएं। आप 2014 के धरने को याद कर लें, उससे पहले की बातों को याद कर लें। जब वही फौज कोई गलत बात करती है उनके नजरिए से तो वही गलत हो जाती है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जहां दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ये बात अंडरस्टूड समझी जाती है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इदारों का किरदार होता है, मुस्बत किरदार किसी का भी हो, वो उससे कौम को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान में इतना ज्यादा इस मामले को डिस्कस किया गया है जिसकी वजह से कोई रेड लाइन नहीं खींची गई, कोई सुर्ख लकीर नहीं खींची गई। हम इंग्लैंड में रहते हैं, हमें पता है कि यार यहाँ पर एक हद से ज्यादा सियासतदान कभी फौज की बात नहीं करता। मेरा ख्याल है जावेद साहब शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पर भी इदारों का अमल दखल होता है, लेकिन सिर्फ नजर नहीं आता, लेकिन सड़कों में नजर नहीं आती। देखिए रूल्स ऑफ द गेम्स यहाँ डिफाइन हो गए हैं कि जी अपोजिशन ने भी और हुकूमत में जो ट्रेजरी है उन्होंने सियासत करनी है उस किरदार को डिस्कस किए बगैर। हमारे यहाँ रूल्स ऑफ द पॉलिटिक्स कभी डिफाइन ही नहीं हुए, इस वजह से जिसका दिल करता है, जिसको चाहता है अंदर घसीट लेता है। अब ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट आई कि जी ये देखें जी उसको कह दिया साजिश नहीं है, तो नून लीग कह रही है जी कि हमारा बयानिया ठीक है, वो कह रहे हमारा बयानिया ठीक है, पीटीआई उसको अपने, यानी ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है असद भाई, इसको अगर इंटरेस्टिंगली देखें ना तो ये सबकी फेवर में चली गई है, सब अपना अपना मतलब इसमें से निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी गलत बात हो गई है। फौज के इदारे या तो उसके अंदर स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्मी थी, तो कैसे फौज कह सकती है कि वो लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि जब फौज ने ये मान लिया कि उन्होंने उस एलामिये को एंडोर्स किया, जो भी उसमें लिखा गया, ये तो नहीं कहा गया कि उससे किसी भी लफ्ज से वो आज इख्तिलाफ करते हैं, तो जब उस एलामिये के अल्फाज से अगर इनको इख्तिलाफ नहीं है तो मेरा ख्याल ये था कि इस पे ज्यादा बहस की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसको बड़ी जल्दी रैप अप कर देते बजाय इसकी डिटेल में जाने के एज ए DGISPR। क्योंकि लेकिन एक बात तो है ना कि उन्होंने ये माना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये माना है कि साजिश नहीं लेकिन मुदाखलत है, तो फिर इस पे इन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया? मैं ये कहूं कि जिस तरह उन्होंने साथ ही कहा कि इसके ऊपर एक्शन लिया गया, जिस दिन ये आया इसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी। अब मजे की बात यह है कि क्या ये तहकीकात वाला बयान तहरीक अदम एतमाद से पहले नहीं आना चाहिए था कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं? मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि जिस सवाल का जवाब आपने आज दिया है, आपको ये सवाल पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ना इंतहाई तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान का वजूद फौज के बगैर नामुमकिन है। पाकिस्तान में जितना कुर्बानियां फौज ने दी हैं किसी ने नहीं दी। चारों मार्शल में कहीं ना कहीं सियासतदान जिम्मेदार थे मुल्क को इस हद तक ले जाने में। मेरा ये मतलब, मैं पॉलिटिकली किसी को भी फेवर नहीं करता,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर इसको गौर से एनालाइज किया जाए तो पीटीआई या इमरान खान का बयानिया ज्यादा समझ आता है, उसकी बात ज्यादा समझ। देखिए, अगर कोई, वो कहते हैं ना कि कोई धुआं है तो कहीं कोई आग थी तो धुआं था ना। तो अगर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो इसका मतलब है कि वो काबिले तहकीक मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन हो रही। एक बात जिसका जवाब दिया जाता है, डिमार्श किया जाता है, डिमार्श किया ही तब जाता है जब मामला इंतहाई संगीन सफारती नौइयत का होता है। वेरी सीरियस डिप्लोमेटिक फ्लॉ is the reason of a demarche of any diplomatic procedure। ये एक इंग्लिश की बेसिक डेफिनेशन है। डिमार्च भी आपने मान लिया, आपने तहकीक भी मान ली, आपने कहा जी मुदाखलत है, साजिश नहीं है, तो भाई साजिश कोई लफ्जी तौर पे तो नहीं लिखा जाता, साजिश तो कंक्लूजन होता है किसी भी मुदाखलत का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि जी मैंने खाना तो खाया है, लेकिन मैं साथ ये ना कहूँ कि मैंने क्या क्या खाया है। दिस इज लाइक दिस। आपने अगर वो मान लिया कि ये लेटर आया है, आपने ये मान लिया कि हमने डिमार्च किया है, तो मेरा ख्याल ये है। और लैंग्वेज के बारे में भी कहा गया कि लैंग्वेज भी उन्होंने बड़ी बदतमीजी से, बिल्कुल ऐसी है। और अगर हम इसको आगे लेकर चलें तो मैं समझता हूं कि इस मेरे से आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये ज्यादा खतरनाक बात है हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, अब कि अब अगर इसको गौर से देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसकी तहकीकात के सामने लाने का मुतालबा किया जाएगा तो क्या तहकीकात अब सामने नहीं आनी चाहिए? आपने एक बात मान ली कि आप तहकीकात कर रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मेरा राइट डेवलप हो गया कि मुझे इन तहकीकात की आउटकम से मुतला किया जाए। और जब इनकी आउटकम की कोई भी आउटकम आएगी वो अब मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में ही डालेगी, मेरा जाती तजिया तो सही है। असद भाई, आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या समझते हैं कि एक बयान जो जलसे में दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं वो चोरों के हाथों में दे दिए गए, तो आर्मी का ये आया है कि इस किस्म के बयानात जो हैं उससे परहेज करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब कि होना चाहिए, हमारे जो लीडरान हैं उनको सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर हमारे मुल्क का एसेट है और उस पर इस किस्म के बयानात जो है वो नहीं देने चाहिए। आप जो सियासी बयानात हैं वो दें। देखिए, वो भी जो बातें हो रही हैं ना, अब एक दूसरे से हम जोड़ रहे हैं। अभी जब बात हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुबहम हो गई, उससे सब ने अपनी अपनी मर्जी का फायदा उठा लिया। इसी तरह जब 3 चीजें वो कहते हैं जी पेश की उन्होंने, वही आप क्या हैं, आप रियासत हैं पूरी, तो मतलब ये आगे अगर इमरान खान उस वक्त अगर सरबराह ममलकत नहीं है, आपके मतहत है या आप उसके मतहत हैं, अब दोनों चीजों को जोड़े ना, गुड़मड़ ना करें। अगर उसने ये चीज रखी आपके सामने तो अब ये चीज समझ आती है कि इससे पहले बेनजीर के दौर के अंदर और उससे पहले भी ये चीजें होती रही हैं। उन चीज, ये जो हमारे सीक्रेट एसेट्स हैं उनको छुपा के रखा गया, ऐसी पॉलिसीज में उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। तो बात सही कह रहा कि जब भी DGI से मुलाकात होती रही है, बहुत से ऐसे हसास इश्यूज के ऊपर ये बातें होती रही हैं, और उस चीज के अंदर मैं समझता हूं कि अब इमरान खान के ज़हन में ये बात आनी चाहिए थी कि देखें, जब आपने एक बंदे को जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसकी जो हुक्मरानी है वो इस वक्त शक व शुबात में है, और दूसरी बात जो हम कर रहे हैं मुदाखलत और साजिश, मैं कहता हूँ मुदाखलत बाहर से हुई है, साजिश अंदर से हुई है, तो ये दोनों कड़ियां मिल गई ना अंदर से। अब जब मुदाखलत भी हो गई, साजिश भी हो गई, तो अब वो साजिश मेरे मुल्क, मेरे वतन के खिलाफ हुई है ना, तो उसके अगेंस्ट अब देखें हम खुद शचोपंज में पड़ गए ना कि यार ये बंदे फिर किस हद तक जा सकते हैं, आपका मुल्क फिर दिवालियापन की तरफ जा रहा है। जब वो लोग गए थे उस वक्त मुल्क इसी कंडीशन में था, आप दिवालियापन की तरफ गए हुए थे। अगर सऊदीया उसकी दुबई आपकी उस वक्त की मदद ना करता तो आप दिवालिया हो चुके थे। ये तो उस बंदे की मेहनत है, आज जो 20-22 अरब डॉलर खजाने में लेकर आया, इकोनॉमी को 5% पर लेकर गया, तो उसका दर्द है, उसकी मेहनत है, उसकी 18 घंटे की स्ट्रगल है। तो आप उस चीज को माने कि आपने एक बंदे को उठाया और कहा कि आप निकल जाएं। और दूसरी बात देखें, आज जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है उस सारी के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी, उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कैसा, मुझे एक चीज बताएं कि एक बंदे ने मेहनत करके मुल्क को इस लेवल पर ले गया, आप आखिरी साल में क्या अचीव कर लेंगे? और फिर
कंडीशन इस तरह की थी, जब आपके सामने वो चीजें आ गई तो आप अपोजिशन को कह देते, मतलब अपोजिशन आपसे तगड़ी होगी ना, जो उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? अदमे तमाद लेकर आ रहे हैं, अगर आप कहते जूते की नोक पे रखा उन्होंने आपके अगर मैसेज को, आप कहते हैं भाईजान वापस लें, मुल्क की सलामती को खतरा है। आज मुझे बताएं पाकिस्तान नीचे जा रहा है कि ऊपर आया है? फिर वो कहते हैं जी डॉलर स्टेबल हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है। कहाँ हो रही है मुझे बताएं? स्टॉक एक्सचेंज चल पड़ी है तो कहाँ चल पड़ी है? अच्छा भाई, यू टर्न कहा जाता था खान साहब को, इन्होंने भी ऐलान किया आते ही फर्स्ट डे, हम जी 25% ये कर रहे हैं, 10% ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और दूसरे दिन वो सारे जो हैं वो वापस ले लिए ऐलानात। तो यू टर्न तो इन्होंने भी शुरू कर दिए। बाबर भाई आपकी तरफ आऊँगा मैं, हामिद भाई आपकी तरफ आऊँगा कि आप ये बताइएगा कि अब ये हुकूमत जब आई है और ये जो मुनाहरफ अरकान हैं, ये जहाँ भी जाते हैं उन पे आवाज़ें कसी जाती हैं। और आपको याद होगा कि एक क्लिप आया था, नूर आलम साहब का होटल में बैठे हुए थे और 2 लड़के नौजवान जो हैं उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया था, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था बल्कि हंस के उनको टाल दिया था। लेकिन मैरियट में एक बुजुर्ग ने जब उनको लोटा कहा, तो क्योंकि उनके साथ 4-5 साथी और भी बैठे थे, तो वो शेर होकर उन पर झपट पड़े। और इसी तरह का एक और वाक़या लाहौर में आया है, एक मेजर जो हैं मेजर हारिस, उनको मतलब रोका गया, पीटा गया और उनकी गाड़ी को जो है नुकसान पहुँचाया गया, उनका अपना बाजू जो है वो भी टूट गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये गुल्लू बट वाला जो ज़माना है वो वापस आ रहा है? वो एक शेर है, अब मैं अल्फाज इशारों में ही पढ़ूं, वो जो है ना कि वो कमीने जब अरूज पाते हैं, ये बस, बाकी शेर तो आपको पता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो वो औकात भूलने वाली बात हो जाती है। मैं बड़ा ही अपसेट हुआ हूँ जो लाहौर में स्पेशली वाकया हुआ है। उसकी वजह पता है क्या है? मेरे दोस्त होते हैं, आपके भी होंगे, मैंने दोस्त को फोन किया लाहौर में, जी। वो इदारे से उसका ताल्लुक है, मैंने उसको ना पंजाबी में क्या हुनर आम है अच्छा। क्योंकि वजह ये है, देखिए सर बात क्या है, ये रियासत से ना ये ना इनकी 4 साल में इन्होंने एक ही चीज पाली है और वो इंतकाम है। जी बिल्कुल। और इंतकाम किससे लेना? मुझसे, आपसे, रियासत से। इनका जो नूर आलम साहब का आपने वाकया बयान किया ना, जब होटल में वो चुप थे तो उस वक्त तक वो इक्तदार में नहीं थे, अब इक्तदार में आ गए, अब उन्होंने जनाब बदमाशी। और वो जिन बुजुर्ग को मारा गया है वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अच्छा। हाँ जी, वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। ये मेजर हारिस कह रहे हैं कि मेरी, आप उसकी FIR पढ़े, उसने कहा, मैंने उनको कहा मेरी वर्दी गाड़ी में पड़ी है, मैं मेजर हूँ, मैं यकीन कराने के लिए कि जी मैं इतना यकीन करा रहा हूँ। मतलब एक तो आम आदमी पे इस तरह का तशद्दुद करने की मैं इजाजत ना दूं किसी भी सूरत में। बॉडीगार्ड है तो सो व्हाट, प्रोटोकॉल में गलती से आ गया, गाड़ी साइड पे लगा ली, बात खत्म होगी। इसी तरह का एक वाकया मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ कोई 6 साल पहले, अगेन शहबाज शरीफ साहब का ही दौर था और इसी तरह का कोई मिनिस्टर था। वो कहता है मुझे तो वो फायर मारने लगे थे। मतलब कि कॉन्सेप्ट ये है कि जी इंसान नहीं है, ये मक्खियां हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। और उसी तरह उसको फौजी के साथ इनका डबल, एक इनका गुस्सा ये कि जी अब हम इक्तदार में आ गए हैं, दूसरा ये कि जी इन्होंने हमें बड़ा रगड़ा लगाया है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये इंतहा है इस बात की। मेजर जनरल आमिर लोधी साहब ने 3 दिन पहले आमिर उसको बैरिस्टर एहतशाम को इंटरव्यू में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस मुंह से इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें। लाइव टीवी पे कहा, आप देखें कि जी इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो ये नारे लगाते रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कहते हैं मैं इनको किस जगह एक्सेप्ट करेंगे हम? मुआशरा कहाँ जाएगा? मुल्क की स्टेट का स्टेटमेंट नैरेटिव कहाँ जाएगा? तो बात यह है कि जिस हालात में भी ये आए हैं, इसको इंटरनल से ज्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट हासिल थी, लेकिन प्राइस जो है वो रियासत को पे करनी पड़ सकती है, वो कौम को पे करनी पड़ेगी, वो इदारों को करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से जरूरी है कि जल्द अज जल्द इसका सद्देबाब किया जाए। मतलब मेरा किसी से ताल्लुक नहीं होता, मैं सारों को बड़ा हामिद भाई आप समझते हैं कि इसका सद्देबाब जो है वो इलेक्शन है? बिल्कुल, वाहिद हाल इलेक्शन है। सही है। उसकी वजह ये है फ्रेश मैंडेट
इज द ओनली वे आउट। डेमोक्रेसी से अलावा कोई रास्ता नहीं है। डेमोक्रेसी में आपने निज़ाम बदलना है, आपने अथॉरिटेटिव निज़ाम की तरफ जाना है, सदारती निज़ाम की तरफ जाना है, ये बेहतरीन हल है। मैंने इस पे बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में शख्सियत परस्ती है। शख्सियत परस्ती वाले ममालिक जो होते हैं वो अथॉरिटेटिव निज़ाम की तरफ जाते हैं। हमने भुट्टो को खंबा भी खड़ा कर दे तो भुट्टो को वोट डालना है, ठीक है ना जी। हमने शख्सियत परस्ती की है। नवाज शरीफ जी खोता भी खड़ा कर देते। आप देखें ना कितनी शख्सियत परस्ती है कि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी उनको रिसीव करना हज के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी असद भाई, आप बताइएगा कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, अब शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर बन गए और इन्होंने फौरन ही कह दिया कि जी मेरे भाई साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो इशू कर दो, और डार साहब को जो है वो भी डिप्लोमेट, लेकिन उन्होंने अदारों ने कहा है कि जी नहीं, हम इनको नॉर्मल पासपोर्ट देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मफरूर करार दिए गए हैं अदालत की तरफ से, तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैसे मिल सकता है? और अब ये जो सारा मसला हो रहा है कि फौज, अब जो बुजुर्ग थे वो भी फौजी थे रिटायर, और ये लाहौर में जो मेजर साहब के साथ हुआ है, आप ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा आर्मी को, लेकिन कोई एक्शन नहीं? बिल्कुल अफसोस हमें इसी बात का होता है कि यकीन जाने इन लोगों ने आखिरी हद तक फौज को लताड़ा, और जो जो इनके मुंह में आया मुगलजात इन्होंने बके और खुल कर कहे। मैं खान को दाद देता हूँ, बंदा इज्जत से चला गया, और उस वक्त उस बंदे ने एक लफ्ज भी किसी भी अदारे, किसी शख्सियत के खिलाफ भी नहीं कहा। उसने नवाज शरीफ की वीडियो निकालें, देखे सोशल मीडिया, इन लोगों ने वो 90s का दौर समझा हुआ है। देखें आज आपकी हर कही हुई बात रिपीट हो जाती है, लोग रिकॉर्डिंग आपके सामने ले आते हैं। बाप ने और बेटी ने जो इनके मुंह में आया इन्होंने कहा, और मुसलसल कहा। और आज मुझे बताएं ये किस मुंह से, किस चेहरे से ये फेस करेंगे अपने लोगों को? चले जो इनके चेले चमड़े हैं तो वो तो इनकी बात मानते हैं, वो तो किसी चीज के ऊपर डिनाई नहीं करते, वो तो हर जगह इनको पूछते हैं, वो शख्सियत परस्ती है। लेकिन जो आम पब्लिक है, अब लोग उसी तरह ही उनके मुंह पर उनकी बातें मारते हैं। तो इस बंदे ने जो वोट को इज्जत देगा बयानिया था, और पूरे रोड के ऊपर आते हुए इसने जो इसके मुंह में आया इसने कहा। अब मैं दावे से कह सकता हूं ये लोग जब से आए हैं, इनका अब जो लोग इनके जो चेले हैं वो रियासत को अब कंट्रोल करना शुरू हो गए हैं। लाहौर के अंदर सराउंडिंग जितने रोड थे इनके उसी तरह ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं, और साथ में जो जाती उमरा बिल्कुल सुनसान उजाड़ पड़ा हुआ था, उसके ऊपर 2300 लोगों की अब उस तरह सिक्योरिटी लग गई। इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी इस तरह लग गई है। इमरान खान तो अकेला आता था, एक डायरी लेके आता था, वापस अपने घर चला जाता था, और उस तरह एक्सपेंस नहीं आ रहे थे। अब वो कैंप भी, मतलब कैंप ऑफिस भी शुरू हो जाएंगे, मतलब सारी अखराजात कौम के ऊपर आएंगे। अब तो माह रमजान है, अफ्तारियां भी बड़ी हो रही हैं। मुझे याद आ गया, अहमद बीन ने कहा पेट भर के खाना खाया। देखिए यार, आप हराम का माल है यार, वो आपको खिलाएंगे, ये मेरा और आपके टैक्स का पैसा है यार। उस बंदे ने आपके पैसे के ऊपर निगरानी रखी और जिम्मेदारी रखी। उसने कहा कि मैंने मरना है, मैंने रब को जवाब दे देना, मैं इस तरह पैसे को उजाड़ कर नहीं जा सकता। लेकिन ये तो तनख्वाहें नहीं लेते, लेकिन बाकी हर चीज ले लेते हैं और उसके ऊपर याशियां करते हैं, मुल्क को मकरूज करके जाते हैं। अब शोबतेबाजी, जितना शोबतेबाज ये बंदा है, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन हमारे गले पड़ी हुई है, वो नहीं चलाते तो फिर भी नुकसान, चलाते हैं तो फिर भी नुकसान। मतलब वक्ती तौर पर आप अपना एक कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर आप ऐसे काम कर जाते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो जाता है। अब वो कहता है 5 दिन के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन जो इस्लामाबाद वाली है वो चलाएं। अब वहां पर उसी तरह प्रोटोकॉल लगेंगे। अब ये है कि टीम नहीं बन रही, ये अगले प्रोग्राम हम करेंगे, अब चीजें उस तरह समझ नहीं आ रही। अब फौज जो है, मुझे ये लग रहा है कि फौज को एहसास हो गया कि हमने गलती कर ली है, क्योंकि इमरान खान के जो पेशावर वाला जलसा था उसने जो एक थोड़ी सी गुंजाइश बन रही थी कि शायद अगले जलसे में लोग ना निकले, थक जाएंगे, रोजे हैं, लोग एक से बढ़कर अगला जलसा उस तरह उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब कराची के अंदर जब कराची हुआ होगा तो फिर उसके साथ पूरा पाकिस्तान भी उन्होंने कहा बाहर निकले, तो और फौज के ऊपर प्रेशर आएगा। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना करते तो शायद कुछ ज्यादा कोई मुबहम सूरत रहती। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते, जजेस के ऊपर डाल देते कि वो जो उस दिन रात को जो सूरत हुई थी, पुलिस गाड़ियां, फौज की गाड़ियां आ गई थी, तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आ गई होंगी।
तो क्योंकि इमरान खान खामोश रहा है, उसने खामोशी इख्तियार की, तो उस सूरत हाल के अंदर लोग फिर छज्जो-पंज में रहे, या राइट हुआ या लेफ्ट हुआ। लेकिन उसके दरमियान में जो एक चीज निकली थी कि जनाब हेलीकॉप्टर गया, उन्होंने ये किया, ये अब डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसके मतलब क्या चीजें, क्योंकि अब दोनों ने डिनाई कर दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, लेकिन ये थी कि इसको रियासत को इसने नुकसान पहुंचाया, उससे किसी का एजेंडा भी पूरा हो गया, और दो एक तीर पे दो शिकार करने जा रहे थे इस कौम को। देखें, मैं आपको पुराने वीडियोस में प्रोग्राम में कहता रहता हूं, जब से भट्टो को मारा, पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर फौज को पसंद नहीं करता, जब से मुझे क्यों निकाला उसके बाद ये भी लोग उनसे हट गए। अब एक पार्टी रह गई थी जिन्होंने आज तक डिफेंड किया, जिन लोगों ने फौज को वर्दी, मुझे जो दहशतगर्दी उसके पीछे वर्दी है, उन सारों के टाइम के अंदर इन लोगों ने डिफेंड किया, एक एक वर्कर ने। तो आप मुझे बताएं किस मुंह से ये कहते हैं, और ये चीजें सामने आ ही जाएंगी। बहरहाल ये है कि खान को मैं क्रेडिट देता हूँ, वो खामोश रहा, और चीज का इनको भी इतराक हो गया कि ये बंदा हमने अपने हाथों से गवाया, इसलिए वो आके उसको डिनर की दावतें और फिर इफ्तारी की दावतें हो रही हैं। देखते हैं वो रास्ता निकलता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रास्ता निकलना चाहिए, रियासत को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अहमद भाई, आप समझते हैं कि ये जो बीबीसी ने खबर दी थी, इसकी तरदीद कर दी है ISPR ने, तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल एक इतना बड़ा अदारा जो है वो इस किस्म की खबर देता है, और हमारी जो फौज है वो इसको तरदीद कर देती है, तो इस किस्म के जो मतलब खबरें आती हैं, उससे वाकई इंतशार और मुदाखलत भी होती है मुल्क में। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बीबीसी की एक हिस्ट्री है पाकिस्तान मुखालिफ झूठी खबरें छापने की। इससे पहले भी 2-3 बड़े वाकयात हो चुके हैं, और बीबीसी ने मतलब तहकीक किए बगैर खबर नहीं देनी चाहिए थी, और जितनी डिटेल में उन्होंने खबर दी, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उनका बंदा कोई बैठा हुआ वहां पे, मतलब ऐवी कहानी है, गाड़ी के तो भेजी जा रहा है। सो इतनी मुझे उस वक्त भी अंदाजा हो गया था कि इट्स अ फैब्रिकेटेड स्टोरी। और ठीक है, मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे असद साहब का ये पॉइंट बहुत पसंद आया है। आई रियली एंजॉयड इट, कि वाकई पीपल्स पार्टी एक पॉइंट पे आके एंटी आर्मी हो गई कि जी भुट्टो को फांसी दी। नवाज शरीफ ने ये बयानिया एस्टेब्लिश कर दिया जी कि मुझे क्यों निकाला, और वोट को इज्जत नहीं दी, और सिर्फ पीटीआई रह गई थी। और ये एक बड़ी अहम बात है कि पीटीआई जो इस वक्त पब्लिक की पार्टी बनी हुई है, वफाक की पूरे मुल्क की वाहिद जमात है। सिंध तक पीपल्स पार्टी महदूद है, पंजाब में PMLN महदूद है। तो अगर इदारों को वाकई ही, और मैं एग्री करता हूँ असद भाई से कि वाकई इदारों को ये समझ आ गई है कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका इनको मदावा जल्द अज जल्द करना पड़ेगा। वरना देखें, जो वर्कर होता है ना, लीडर भी एक हद तक उस पर काबू रख सकता है। ये बात आप याद रखें, तारीख में हुआ है कि वर्कर बेकाबू हुआ है जब उसको उसकी मर्जी से हट के काम कहा गया। तो इमरान खान तो पूरी कोशिश करता है, और बेशक के करेगा कि जी वो ना इदारे के खिलाफ बोलेगा ना शख्सियत के खिलाफ, लेकिन उसके साथ साथ ये चोर, इस तरह के लोग अगर हुक्मरान रहेंगे तो वाकई ही जो बाकी लोग हैं वो सोचेंगे कि इनकी हुक्मरानी कायम रखने वाले कौन है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जी आखिरी सवाल है असद भाई, आखिरी सवाल है असद भाई, आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जब पहुंचेंगे पाकिस्तान, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उनके लिए भी अदालतें खोली जाएंगी जिस तरह रात के 11-12 बजे खुली थी? आप क्या समझते हैं? डार साहब भी मफरूर है। जी असद भाई, उनका माइक म्यूट है। असद भाई बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं मेरा ख्याल। असद भाई, आपको सवाल नहीं समझ आया? क्या कहा आपने, दोबारा बोलिएगा। अच्छा, चले मैं इसी सवाल का, क्योंकि अहमद भाई ने सुन लिया है। अहमद भाई, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं? देखें जी, बात ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं, गोंगलुओं से मिट्टी उतारने के लिए अगर एक दिन के लिए जेल ले भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो ये, नवाज शरीफ प्रोटोकॉल, हाँ, जब इतने प्रोटोकॉल के साथ अगर उनको एक दिन के लिए वो जेल ले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि जी जाती उम्रा को सब जेल करार देंगे। ये देखें, अब आई एम सॉरी, आई एम क्रॉसिंग द लिमिट। एक मुजरिम दूसरे मुजरिम का अगर इस्तकबाल करेगा तो उसमें क्या बात रह जाएगी? भाई भाई छोड़ दें, दोनों के ऊपर केसेस हैं, दोनों के ऊपर ये हैं। एक बात जो है वो ये है कि सुल्तान राय की एक फिल्म में एक डायलॉग था जो इन्होंने ना अदालतों ने गलत साबित कर दिया।
अच्छा। कि वो एक अदालत में अदालत की दीवार फलांग के अंदर चला जाता है अदालत में रात के 12-1 बजे। तो पुलिस वाला कहता है तू किधर आ गया इधर? तो कहता है मैं इंसाफ लेना आया हुआ। कहता है अदालत 8 घंटे खुल दिया ने। तो उन्हें कहा नहीं जे जुल्म 24 घंटे थे अदालत 8 घंटे यानी इंसाफ 8 घंटे। तो अदालतों ने कहा हम भी फिर 24 घंटे खुल जाया करें। मैंने हमारी अदालतें 12 बजे खुल जाती हैं। इंसाफ लेने वाला हूं। यही तो मैंने कहा ये वही असल में वही मैं कह रहा 12 बजे रात को खोलते। जी जी, असल में वही मैं कह रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब और डार साहब पहुंचेंगे तो क्या अदालतें जो हैं वो हरकत में आएंगी? क्या वो भी उस वक्त खुलेंगी जब ये वहां पहुंचेंगे, चाहे वो रात का वक्त हो या दिन का? सर हमारी अदालतें तो वैसे ही आपको पता है हमारे जजेस भी इनके हाथ के बिके हुए हैं। इन लोगों ने जैसे इनको भेजा था वैसे ही रिसीव भी कर लेंगे, प्रोटोकॉल भी दे देंगे और इनके लिए ऑर्डर भी जारी कर देंगे। सब कुछ इनके लिए जायज है, रिलीफ है। देखिए बेल वाले आदमी को आपने मुल्क का सरबराह बना दिया, उसको उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और जब तक देखिए कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये आज चीजें क्यों आ रही हैं, लोगों का ट्रस्ट क्यों नहीं इनके ऊपर? आज तक यही सारा माफिया, ये सिसिलियन माफिया आप कह लें इनको, ये मैं को सिसिलियन माफिया ही कहूंगा, इन्हीं जजेस ने इनको कहा था। आज 5 के 5 जजेस ने उसको सपोर्ट कर दिया। देखें सारा मामला रिवर्स क्यों कर दिया आपने? अगर एक रात को 12 बजे अदालतें क्यों खोल रहे हैं? क्या सुबह दुनिया रुक जानी है? मतलब ये था कि सारा प्लांटेड था कि ये प्लान होना है, अगर इससे आगे पीछे आप हो गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। फिर किसको कहा हुआ था, किन्होंने कहा हुआ था, वो आज तक चीज सामने नहीं आई। तो ये चीजें शक व शुबहात में डाली, कौन पीछे क्यों जा रही है? मुझे बताएं, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पब्लिक निकल आई किसी जलसे, किसी लीडर, किसी आम सरबराह के बगैर ओपन लोग गए, तो क्यों गए हैं? मतलब सबको समझ आ रही है। फिर कहा साहब एक दोनों भाइयों को पता है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट या इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये टॉप ट्रेंड क्यों जाई जा रहा है? लाख कोशिश कर ली आपने, वो ट्रेंड से नीचे आई जा रहा, क्योंकि उसके पीछे पब्लिक है। आप मैं दूसरे लोग बैठे घंटे बाद एक मैसेज कर देते हैं, वो टॉप पे ही जाई जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है। उसके कहते हैं जी हमने वो लोग ढूंढ ले जो देखें। इसी के दरमियान में जो गैर मुल्की होते हैं, जो इसमें लोग दूसरे तरह के होते हैं या दुश्मन अनासर होते हैं, वो दरमियान में फायदा उठाते हैं ना। दरमियान में 2-3 टॉप ट्रेंड में थे, जिसके अंदर से आर्मी चीफ को और DGI SPR को, बाकिया को टारगेट किया गया। तो इस मौके से दूसरी ताकतें फायदा उठाती हैं। बहरहाल रियलिटी देखें, पब्लिक किस तरफ है, कल के खुदा क्या कह रही है, लोगों का ओपिनियन आप जान लें, आपको समझ आ जाएगी, फिर आपने फैसला उसी तरह ही करना है। चलें असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे बात होगी। और डॉक्टर हामिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में मुझे आप ये खिदमत का मौका देंगे दोबारा भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जी। ये था आज का प्रोग्राम और आपने जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनका तजिया सुना। यू आर द वन हु आर गोइंग टू मेक योर माइंड अप। ये जो अवाम है उसका काम है माइंड अपना बनाना कि किसको उन्होंने वोट देनी है और किस किस्म के वो लीडरान चाहते हैं। तो बहरहाल मैं एक छोटी सी ऐड जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और अगर हो सके तो उसमें ज़रूर हिस्सा भी लीजिएगा। उसमें ये एक यतीम खाना है मर्दान में, उसका अकाउंट नंबर, उसका सारी डिटेल्स जो हैं वो इस ऐड में है और आप डायरेक्ट उनको सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। लेकिन एक बात जाते जाते कहता जाऊँ, वो ये कि अदारे जो हैं उनको अगर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं तो एक तहज़ीब के दायरे में रह कर बनाएं, गाली गलौज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ये माह रमज़ान है, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और इसमें हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादातर इबादत करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अपने गुनाह जो हैं उनको बख्शवाए। मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि हम माह रमज़ान में बहुत सा सदका, ज़कात, फितरा वगैरह भी देते हैं।
तो मैं हाजिर हुआ हूँ सरहदी यतीम खाना मर्दान में जो है उसके साथ मैं हमेशा हर साल पिछले 10 साल से ताउन करता आ रहा हूँ। एक बहुत कदीम और पुराना यतीम खाना है। इसमें जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो बाप उनके सर पे नहीं है, लेकिन माएँ हैं और वो इनकी लुक आफ्टर करते हैं सरहदी यतीम खाना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस साल भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस नेक काम में जो है वो आप मेरा साथ देंगे, अपनी नेकियों के लिए भी और मुझे भी इसका अजर मिलेगा और आपको भी। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जितना हो सके दिल खोल कर आप इसमें हिस्सा लें। और एक बात मैं बताता चलूँ कि ईद से पहले ये पैसे जो हैं ये वहाँ पहुँच जाते हैं जो आप डोनेट करते हैं, और फी का 1000 रुपया बच्चा जो है वो भी अपने घर ईद के मौके पर लेकर जाता है। तो इसके साथ ताउन कीजिएगा। सरहदी यतीम खाना याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।